नमस्कार, एसके जी द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th की जो एक फर्स्ट एक्सरसाइज है संख्या पद्धति, उसका अध्ययन करेंगे। आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके नाम से स्पष्ट है, संख्या पद्धति मतलब हम संख्याओं के बारे में ज्ञान करेंगे, संख्याओं की जो जानकारी है वो प्राप्त करेंगे। ठीक है, आज मैं आपको कुछ संख्याओं के बारे में बताऊंगी। संख्याएं हैं प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, एक्स्ट्रा। ठीक है, आपको इन संख्याओं का नॉलेज लेना है क्योंकि ये जो संख्याएं हैं वो बेसिक है हमारी इस एक्सरसाइज का स्टार्टिंग पोर्शन। ठीक है, देखिए संख्या पद्धति जो फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में संख्याओं के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। सबसे पहली बात आई है प्राकृत संख्या के बारे में। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट जो हो गई वो हो गई प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं, तो सबसे पहले बात करते हैं प्राकृत संख्याओं की। प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं? प्राकृत संख्याएं हमारी जो सारी धनात्मक संख्याएं हो गई वो सारी प्राकृत संख्याएं हो गई। अब धनात्मक संख्या कहां से शुरू हुई? अब सारी मीन्स पूर्ण संख्याओं की बात हो रही है। धनात्मक संख्या हमारी शुरू हो गई 1 से। ठीक है, शून्य को हम उदासीन मानते हैं, मतलब ना तो हम उसको ऋणात्मक मानते हैं ना ही हम उसको धनात्मक मानते हैं। तो अब हमारी धनात्मक संख्याएं शुरू हुई 1 से, 1 2 3 4। इसमें हम सिर्फ पूर्ण संख्या लेने हैं, बट्टे वाली संख्याएं नहीं ले रहे हैं, पॉइंट वाली नहीं ले रहे हैं। तो 1 2 3 4 डैश डैश, ये कहाँ तक जा रही है? ये जा रही है अनंत तक। इसका मतलब 1 से लेके अनंत तक जितनी भी हमारी ये संख्याएं हैं वो सारी किसके अंतर्गत आती हैं? वो सारी आती हैं प्राकृत संख्याओं के अंतर्गत। और प्राकृत संख्याएं जो होती हैं उनको हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं, इसलिए इसको कैपिटल एन से शो करते हैं, मतलब इसका जो सिंबल है उसको कैपिटल एन से दर्शाते हैं। तो देखो मैं क्या कर रही हूँ, मैं जब भी ये जो सारी संख्याएं हैं, सारी धनात्मक संख्याएं 1 से लेके अनंत तक, उनको लिखकर उनको एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर रही हूँ। वो जो ब्रैकेट है वो है मंझला ब्रैकेट। और ये हम अगर सभी संख्याओं को एक साथ लिखकर उसको मंझले ब्रैकेट में बंद कर देते हैं तो वो कहलाता है संग्रह। किसका? संख्याओं का। संख्याओं का ये जो संग्रह है उसको बोलते हैं समुच्चय, सेट। ठीक है, तो देखो प्राकृत संख्याएं जिसको हमने बोला नेचुरल नंबर, वो होती है 1 2 3 4 डैश 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 डैश, कहाँ तक? अनंत तक। अब अनंत कोई वैसे नंबर नहीं है, अनंत मीन्स ब्रह्मांड में जितनी भी संख्याएं हो गई हमारी धनात्मक, वो सारी संख्या इसके अंतर्गत आ रही है। ठीक है, अब हम प्राकृत संख्याओं के बाद में दूसरी संख्याओं के बारे में जानकारी लेंगे और वो संख्याएं हैं हमारी पूर्ण संख्याएं। तो देखो पूर्ण संख्याएं, सेकंड संख्याएं जो है वो हो गई पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जो होती है उसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। ठीक है, होल नंबर बोलने के कारण इसका जो सिंबल होता है वो होता है डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, तो जहां मैंने अन दर्शाया था वहां क्या आ जाएगा? वहां आ जाएगा कैपिटल डब्ल्यू। अब नेचुरल जो नंबर थे यानी प्राकृत संख्याएं थी वो 1 से शुरू हुई थी और 1 से लेके अनंत तक गई थी। ठीक है, पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या में सिर्फ एक संख्या का अंतर होता है और वो संख्या होती है शून्य। ठीक है, अब क्या हुआ? प्राकृत संख्याओं के अंतर्गत शून्य नहीं आ रहा था, लेकिन जब हम पूर्ण संख्याओं को लेंगे तो उसमें शून्य आएगा, मतलब शून्य सम्मिलित है इसके अंतर्गत। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 1 2 3 4 डैश डैश डैश। मैंने 4 के बाद में स्टॉप कर दिया है, जरूरी नहीं है मैं 5 6 कितना भी दर्शा सकती हूँ। 4 के बाद में सारे अंक आ रहे हैं। ठीक है, ये नहीं कि नहीं आ रहे हैं, अनंत तक जा रहे हैं सारी संख्याएं। तो ये क्लियर हो गया होगा। हमने दो संख्याएं पढ़ ली है, प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याएं। अब हम चलते हैं पूर्णांक संख्याओं के बारे में। तो देखो पूर्णांक संख्याएं हमारी तीसरी जो संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं वो होती हैं इंटीजर्स, इंग्लिश में उनको इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, इसलिए इसको दर्शाने का जो तरीका है उसमें हम जो सिंबल लेंगे वो लेंगे कैपिटल आई। कैपिटल आई इंटीजर्स के कारण। एक बात और,
पूर्णांक संख्याओं के लिए कैपिटल Z भी शो होता है। अब Z क्यों शो होता है? क्योंकि एक वर्ड है जहल, ठीक है, जहल मतलब संख्याएं, तो जहल में Z आया इसलिए इसके लिए I के साथ साथ Z भी शो होता है। लेकिन अधिकतर हम कौन सा सिंबल यूज करेंगे? हम I यूज करेंगे, इंटीजर्स। अब पूर्णांकों के बारे में आपको बता देती हूँ। जैसे प्राकृत संख्या है वो 1 से लेकर अनंत तक गई है, सारी धनात्मक संख्याएं ली। उसके बाद में हम पूर्ण संख्याओं पे आए तो उसमें मैंने सिर्फ 0 को और सम्मिलित कर लिया, ठीक है, तो 0 से लेकर अनंत तक संख्याएं हो गई। अब बात करते हैं पूर्णांक की। तो पूर्णांक में मैंने क्या करना है, इनको लेना है, इनको लेना है, मीन्स ये तो सेम ही है, बस 0, ठीक है। इसके अलावा कौन सी संख्याएं बच गई उनको भी ले लेना है। तो इनके अलावा संख्याएं कौन सी बची है आपको पता है? इनके अलावा संख्याएं बची है हमारे पास ऋणात्मक संख्याएं, तो हमें ऋणात्मक संख्याओं को भी इसके अंतर्गत लेना है। जब मैं ये जो सेट दर्शा रही हूँ, ये जो समुच्चय में दर्शा रही हूँ, तो उनका क्रम भी मैंने वैसे ही रखा है कि छोटे से बड़े की तरफ। ये सबसे छोटा सेट है 1 से लेकर अनंत तक। उसके बाद में इसमें जैसे ही मैंने 0 सम्मिलित किया तो इससे बड़ा सेट प्राप्त हो गया। अब इससे भी बड़ा सेट प्राप्त होगा, ठीक है। तो मैं बात कर रही हूँ पूर्णांक संख्याओं की। पूर्णांक संख्याओं को इंटीजर्स बोलते हैं, इसलिए कैपिटल I से हमने इसको शो किया। फिर संख्याओं में ये संख्याएं आती है माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक, मतलब इसमें सारी ऋणात्मक संख्या सम्मिलित है, अनंत तक जो ऋणात्मक संख्या है वो, और सारी धनात्मक संख्या सम्मिलित है, अनंत तक जो धनात्मक संख्या है वो, और 0 भी इसमें सम्मिलित है। आप सब जानते होंगे कि जब हम संख्या रेखा पर संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं, संख्याओं को दर्शाते हैं, तो एक नियम होता है। नियम ये होता है कि हमारा जो राइट हैंड है, हमारे राइट हैंड की तरफ जो संख्याएं लेते हैं वो हमेशा धनात्मक लेते हैं, और हमारा जो लेफ्ट हैंड है उसकी तरफ जो हम संख्याएं लेते हैं वो हमेशा ऋणात्मक लेते हैं, और बीच में हमारे आता है शून्य, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिए, राइट हैंड की तरफ धनात्मक संख्याएं, लेफ्ट हैंड की तरफ ऋणात्मक संख्याएं, और बीच में क्या आ जाएगा? शून्य। तो संख्याओं को दर्शा रही हूँ, यहाँ डैश डैश डैश, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, डैश डैश डैश। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अनंत ऋणात्मक संख्याएं हैं। ऋणात्मक संख्याओं की विशेषता होती है कि जैसे जैसे ऋणात्मक संख्याएं बड़ी होती हैं तो वो छोटी होती जाती हैं, मतलब मान में छोटी होती जाती हैं। जैसे -1 और -2 की बात करूं तो -1 और -2 में बड़ा कौन है? बड़ा है -1, ठीक है, मतलब -1 सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या है, ये सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या है, और इसके बाद में जो संख्याएं आएंगी वो छोटी हो रही हैं, ठीक है। जबकि धनात्मक संख्याओं में उल्टा होता है, ये सबसे छोटी धनात्मक संख्या है, जबकि इसके बाद में जो धनात्मक संख्याएं आ रही है वो इससे बड़ी आ रही है। ये क्लियर है? तो अनंत ऋणात्मक संख्याओं से अनंत धनात्मक संख्याओं का जो समुच्चय है वो हमारा कहलाता है पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, जिसे इंटीजर से शो करते हैं, I से। ये 3 क्लियर हो गई होंगी। अब बात करते हैं परिमेय संख्याओं की, जिससे हमारी प्रश्नावली स्टार्ट हो रही है। परिमेय संख्याओं के बारे में हम पढ़ेंगे, परिमेय संख्याओं को हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। परिमेय संख्याओं की बच्चों एक डेफिनेशन होती है। वैसे इसमें जैसे मैंने इसमें संख्याओं को दर्शाया है, उसमें मैं संख्याओं को नहीं दर्शाऊंगी, संख्याओं को दर्शा भी नहीं सकते, क्योंकि परिमेय संख्याओं के अंतर्गत सारी संख्याएं आएंगी, इनके अलावा भी जो संख्याएं बच गई है वो भी। तो परिमेय संख्याओं की डेफिनेशन सुन लीजिए। परिमेय संख्याएं किन्हें कहते हैं? वे संख्याएं जिन्हें p बट्टे q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक है तथा q का मान 0 नहीं है। वे संख्याएं जिन्हें p बट्टे q के रूप में लिखा जा सकता है, मीन्स बट्टे वाली जो संख्याएं हैं वो परिमेय संख्याएं हैं, जहां p और q पूर्णांक है। पूर्णांक मीन्स p और q का मान माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, तथा q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब p का मान तो 0 हो सकता है लेकिन जो बट्टे वाला q है उसका मान 0 नहीं हो सकता। ये परिमेय संख्याओं की डेफिनेशन है। तो मैं एक बार परिमेय संख्याओं की डेफिनेशन आपको बोर्ड पे लिख के दिखा देती हूँ और समझा देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो देखिए परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं हैं उसको q से शो करते हैं। अब परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आपके पास जो संख्याएं आ रही हैं उनको मैं डेफिनेशन से दर्शा रही हूं। तो वे संख्याएं जिन्हें p अपॉन q, जहां p और q मैंने स्मॉल लिए हैं, दोनों स्मॉल है, p अपॉन q के रूप में, p अपॉन q के रूप में दर्शाया जा सकता है,
जहां p, q क्या है, पूर्णांक है। वैसे एक वर्ड भी आता है सहअभाज्य। जब आपको 10th क्लास में मैं परिमेय संख्याओं के बारे में थोड़ा हमारा जो एक्सरसाइज में पार्ट है परिमेय और अपरिमेय की, तो उसमें मैं आपको जब करवाऊंगी तो आप देखेंगे कि मैं यहाँ डेफिनेशन लिखूंगी तो मैं लिखूंगी वे संख्याएं जिन्हें p अपॉन q के रूप में दर्शाया जा सकता है जहां p और q सहअभाज्य, एक वर्ड दर्शाऊंगी सहअभाज्य। अभी मैं सिर्फ पूर्णांक दर्शा रही हूँ। p और q पूर्णांक है तथा जो हमारा q है, q मीन्स नीचे वाला हर जो है वो कभी भी क्या नहीं हो सकता, वो कभी भी शून्य नहीं हो सकता। अर्थात p और q इनमें से कोई सा भी मान ग्रहण कर सकते हैं, प्लस के भी हो सकते हैं, माइनस के भी हो सकते हैं, शून्य भी हो सकते हैं, लेकिन p शून्य हो सकता है, q शून्य नहीं हो सकता। बट्टे में कभी शून्य नहीं आएगा। ठीक है, तो अब सुनो, परिमेय संख्या सबसे बड़ी संख्याओं का सेट हो गया, मतलब परिमेय संख्याओं के अंतर्गत ये भी आती है, ये भी आती है और ये भी आती है। ठीक है, अब आपके जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके अंतर्गत आपके सत्य असत्य वाले क्वेश्चंस भी हैं। उसमें आपके पूछा जाएगा कि प्राकृत संख्याएं क्या पूर्ण संख्याएं हैं, क्या पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं, क्या परिमेय पूर्णांक है, पूर्णांक परिमेय है। तो मैं अभी क्लियर कर देती हूँ ताकि आपको बाद में वापस बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमारे सामने लिखी हुई है। तो चलिए, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, प्राकृत संख्या। सबसे छोटी मीन्स सबसे कम संख्या इसमें आई है, फिर पूर्ण संख्याएं, फिर पूर्णांक और फिर परिमेय संख्याएं। ठीक है, अब आपको समझा देती हूँ। परिमेय संख्याओं में पूर्णांक भी आती है, पूर्ण भी आती है, प्राकृत भी आती है, मतलब इसके अंतर्गत तीनों आ रही है। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछा जाए क्या पूर्णांक संख्याएं परिमेय है, क्या पूर्णांक परिमेय है, तो इसका मतलब पूर्णांक परिमेय है क्योंकि पूर्णांक परिमेय के अंदर आती है। और उल्टा पूछा जाए क्या परिमेय पूर्णांक है, क्या परिमेय पूर्णांक है, क्या ये वाली संख्या इसमें आ रही है, तो नहीं, परिमेय पूर्णांक नहीं है, परिमेय पूर्ण संख्या भी नहीं है, परिमेय प्राकृत संख्या भी नहीं है, लेकिन ये तीनों इसमें है। मतलब प्रत्येक प्राकृत संख्या एक परिमेय संख्या है, प्रत्येक पूर्ण संख्या भी एक परिमेय संख्या है, प्रत्येक पूर्णांक संख्या भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन इसका रिवर्स होना, उल्टा होना आवश्यक नहीं है, हो भी सकता है और कई बार नहीं भी होगा। जैसे प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक है, नहीं, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या है, नहीं, प्रत्येक परिमेय संख्या प्राकृत संख्या है, नहीं। ये क्लियर है। तो आपका जो एक क्वेश्चन है सत्य असत्य का, वो आपको समझ में आ गया होगा, ध्यान से समझिएगा, आपसे हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने आपको 4 तरीके की संख्याएं बता दी है। अब मैं चलती हूँ चौथी संख्याओं के बारे में। फोर्थ नंबर जो आपकी संख्या है वो है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय नाम से स्पष्ट है, अ मीन्स नहीं, नहीं परिमेय, जो परिमेय नहीं है। ठीक है, तो जो परिमेय नहीं है वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी अपरिमेय। तो फिफ्थ आपकी जो संख्याएं हैं वो है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। वैसे मैं इन दोनों के बारे में आपको वापस जानकारी दूंगी 1.2 जब मैं आपको करवाऊंगी तब, एक बार आप ऐसे ही समझ लीजिए। अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, वे संख्याएं जो परिमेय नहीं है वो क्या कहलाती है, वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। अब इसको हम इस डेफिनेशन के साथ साथ ऐसे भी बोल सकते हैं कि वे संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जहां p और q पूर्णांक है तथा q का मान 0 नहीं है। सेम डेफिनेशन लिखनी है, सेम, बस चेंज क्या करना है, यहाँ के रूप में नहीं, सिर्फ यहाँ नहीं आ जाएगा, नहीं दर्शाया जा सकता, जहां p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0। एक वर्ड ऐड करना है यहाँ पे नहीं, और बाकी सेम डेफिनेशन उतारनी है। तो जो संख्या परिमेय नहीं है वो क्या कहलाएंगी, वो अपरिमेय संख्याएं कहलाएगी। ये आपकी संख्याओं का प्रकार होगा। प्रकार आपके मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार की संख्याएं होती है, तो ये क्लियर होगा। अब आगे हम जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है, फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट, तो उसके बारे में जानकारी लेंगे, उसमें जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो आपके क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस है आपको कुछ संख्याएं दी होंगी और उन संख्याओं के लिए बोलेगा कि इनके बीच की परिमेय संख्याएं निकालिए या फिर इनके बीच की जो आपकी संख्या है अपरिमेय संख्याएं वो निकालिए। तो आपका जो 1.1 है उसके अंतर्गत सिर्फ परिमेय संख्याओं के बारे में पूछा गया है। आपको एक बात बता देती हूँ कि जैसे कोई भी दो संख्याएं होती है, कोई भी दो संख्याएं, जैसे मान लो 2 और 3 हुआ, 1 और 2 हुआ, 5 और 6 हुआ,
ये मैं कंटिन्यू ले रही हूँ, जैसे 5 और 6 कंटिन्यू है, 1 और 2 कंटिन्यू है, 2 और 3 कंटिन्यू है, 3 और 4 कंटिन्यू है, ठीक है। तो 2 लगातार जो संख्याएं होती है, मैं इसमें माइनस भी ले सकती हूँ, जरूरी नहीं मैं प्लस ही, जैसे -3 -2 हो गया, मान लो -2 -3 -3 -4 -5 -6। तो कोई भी दो संख्याएं जो होती हैं परिमेय संख्याएं, उनके बीच में अनंत परिमेय संख्याएं भी होती है और अनंत अपरिमेय संख्याएं भी होती है। आप सोचते होंगे कि दो संख्याओं के बीच में कुछ नहीं होता, जैसे अगर आपसे मैं पूछूं कि 1 और 2 के बीच में क्या है, तो आप बोलोगे कुछ नहीं है, जबकि 1 और 2 के बीच में बहुत सारी संख्याएं हैं, ठीक है। अनंत परिमेय संख्याएं भी है और अनंत अपरिमेय संख्या भी है, ये आपको क्लियर होगा। अब मैं आपको संख्याएं कैसे निकालते हैं वो समझा रही हूँ। तो देखो, आपका जो 1.1 का पहला सवाल है, पहले उसके बारे में बता देती हूँ। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल ये है कि ये पूछा गया है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, और अगर है तो क्या इसे p बटे q के रूप में दर्शाया जा सकता है, स्पष्ट करना है। तो शून्य शून्य एक परिमेय संख्या है क्या बच्चों? क्या हम इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं? तो मैंने आपको ये बात बताई थी ना कि सारी संख्याएं परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आती है, इसका मतलब शून्य भी परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आएगा। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि शून्य भी एक परिमेय संख्या है। तो आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें शून्य यानी 0 एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है। अब क्यों है? क्या हम इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं? तो बिल्कुल हम 0 को p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 0 जो है उसको मैं देखो 0 बट्टे 2 लिख सकती हूँ, 0 बट्टे 1 लिख सकती हूँ, 0 बट्टे 3 लिख सकती हूँ, 0 बट्टे -3 लिख सकती हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं ना, शून्य में हम अगर किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो हमेशा क्या प्राप्त होता है? शून्य प्राप्त होता है। 0 में मैंने 2 का भाग दिया तो 0, 0 में मैंने 3 का भाग दिया तो 0। इसका मतलब किसी भी संख्या का अगर हम शून्य में भाग देते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है? शून्य। तो देखो ये बट्टे के रूप में प्राप्त हुई या नहीं हुई? p बट्टे q के रूप में है ना। ये एग्जाम्पल हो गए, क्लियर होगा। आप यहाँ 2 3 की जगह कोई भी संख्या ले सकते हैं, चाहे वो प्लस में ले चाहे वो माइनस में। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। अब मैं आपको बताती हूँ आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया है, 2 अंक दिए गए हैं और उन दोनों अंकों के बीच में हमें 6 परिमेय संख्याएं निकालनी है। कितनी? 6। मैंने बोला था अनंत होती है तो 6 तो हम निकाल ही सकते हैं। तो संख्याएं देखो क्या है, आपका क्वेश्चन है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं निकालिए। 3 और 4 के बीच में अब करना क्या है सवाल में वो समझो। जितनी बोली है, कितनी बोली? 6, उसमें 1 प्लस कर दीजिए, मतलब उसका 1 अधिक ले लीजिए। तो 6 + 1 कितना हो गया? 7। अब आपको क्या करना है, इस 7 को इन दोनों से ऊपर नीचे गुणा करना है, मतलब 3 को गुणा करना है 7 से, भाग देना है 7 का। क्योंकि मुझे 6 बोली थी इसलिए मैंने +1 किया, मुझे अगर 7 बोली है तो मैं +1 करके 8 निकालूंगी, 8 का ऊपर नीचे गुणा करूंगी। 9 बोली है तो यहाँ 10 आ जाएगा, 10 से ऊपर नीचे गुणा होगा। ये क्लियर होगा। अब देखो 3 का 7 से गुणा किया 21 और बट्टे में 7। सेम काम 4 के लिए कर दो। 4 को गुणा किया 7 से, भाग दिया 7 का, 7 चौक 28 बट्टे 7। ये क्लियर है। 21/7, तो 21/7 मैंने यहाँ से लेके आई हूँ। अब आप देखो 21/7 से क्या पुनः वापस 3 प्राप्त होता है? तो 21 में अगर मैं 7 का भाग दूं तो 7 × 21 होता है, इसका मतलब 3 आ रहा है। और ऐसे ही अगर मैं 28 में 7 का भाग दूं तो 7 चौक 28 होता है, ठीक है। इसका मतलब वापस क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, ठीक है। तो ये जो है वो 3 ही है और ये जो है वो 4 ही है, बस मैंने इसको किस में लिख दिया? बट्टे वाले रूप में लिख दिया। ये क्लियर होगा। अब 21/7 और 28/7 के बीच में 6 संख्याएं आपको स्पष्ट दिखाई दे रही होंगी। तो 6 संख्याएं कौन सी हो गई? संख्याएं हो गई 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7, क्योंकि 21 और 28 के बीच में ये सारे अंक आते हैं। तो इन सारे मतलब सारे नंबर्स को लिख के मैंने बट्टे में क्या लगा दिया? 7। देखो कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6, क्योंकि मुझे 6 ही निकालनी थी इसलिए 6 संख्या मेरे पास आ गई। इन दोनों संख्याओं के बीच में 6 संख्याएं ये है।
इन दोनों के बीच में बोल दो 21/7 या 28/7, या फिर इन दोनों के बीच में बोल दो, एक ही बात है। 3 और 4 के बीच में 6 संख्याएं, 6 परिमेय संख्याएं, ये आपकी संख्याएं हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है 1 नंबर का या 2 नंबर का। क्लियर होगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब आगे का जो क्वेश्चन है, आगे के जो क्वेश्चन है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। ऐसा ये क्वेश्चन आपकी और है 3/5 और शायद 4/5। ठीक है, करना क्या है, कुछ नहीं करना। कितनी संख्याएं बोली, अगर 5 बोली है 6 बोली है उतनी ले लो, उसमें +1 कर दो, जो भी अंक आएगा उससे ऊपर और नीचे गुणा कर दो। जैसे मान लो मेरे को 5 बोली है तो 3/5 है, 3/5, 5 + 1 कितना हो गया, 6 हो गया। तो मैं ऊपर नीचे किससे गुणा कर दूंगी, 6 से। ये हो गया 6 × 18 और बट्टे में आ गया 6 पंजे 30, 18/30। और ऐसे उसको गुणा करोगे, फिर दोनों के बीच में जो भी नंबर आता है 19/30, 20/30, जो भी है, ठीक है, वैसे ही आप संख्या निकाल लोगे जैसे मैंने इसको निकाला है। ये आपकी फर्स्ट यानी 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट है। क्लियर होगी? आप ऐसे क्वेश्चन वापस कीजिएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आता है, आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे और आपको क्वेश्चन भी मिल जाएगा। अब आगे का जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।